नमस्कार 10th क्लास। हाँ जी क्लास, आज हम करेंगे पाठ जांच पंचम की नाक, इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। आप खोल लो ये। पहला प्रश्न है इसका, सरकारी तंत्र में जांच पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है, क्या है सरकारी तंत्र में? सरकारी तंत्र का मतलब क्या है? सरकारी तंत्र का मतलब, स्टूडेंट्स प्लीज, सरकारी तंत्र का मतलब है कि सरकारी राज। सरकारी तंत्र में जांच पंचम की नाक, जांच पंचम की नाक लगाने थे जो उसकी नाक टूट चुकी थी, ठीक है, उसको लेकर जो बदहवासी मतलब जो घबराहट है और जो उनकी चिंता थी वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनको ये जो चिंता या बदहवासी थी, उनके मन में परेशानी थी, घबराहट थी, वो किस लिए थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सरकारी तंत्र में जांच पंचम की नाक लगाने को लेकर, सरकारी तंत्र में जांच पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेश मानसिकता। औपनिवेश मानसिकता क्या होती है कि घटिया मानसिकता। ठीक है, उनकी जो मानसिकता कैसी है वो घटिया है। तो उनकी मानसिकता को लेकर के जो बदहवासी दिखाई देती है वो उनकी सोच को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जांच पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने ना जाने कितने ही कहर ढाए। मतलब उसने अंग्रेजों का जब वो अफसर था तो उसने भारतीयों पर बहुत सारे जो है जुल्म ढाए थे और इस बात को लेकर के वो परेशान भी थे कि उनके अत्याचारों को याद ना करके उसके सम्मान में जुट जाती हैं। अब वो उसके जो अत्याचार हो रहे हैं जो हो किए थे उसने, उसको याद करते हैं। ठीक है, और उसका सम्मान भी करना पड़ता है उसको, उनको। तो इसलिए उनके दिमाग में क्या है, जो अजीब तरह की परेशानी है। मैम, यस बेटे। मैम वो बच्चों को लैटिन कर लो। आप कौन बोल रहे हो? मैम लैटिन कर लो उन्हें, आर्यन, कार्तिकेय और को। वेट करती हूँ, कौन कौन है? आर्यन है, थोड़ा बेटे टाइम पे आ जाया करो। ठीक है, पहले आ जाया करो। ओके, हाँ जी। अब है कि सरकारी लोग जो उस जांच पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने न जाने कितने ही भारतीयों पर कहर ढाए हैं और अब सब उसके अत्याचार को याद ना करके उसके सम्मान में जुट गए हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता मतलब उनमें काबिलियत नहीं है और दूरदर्शिता, और वो जो है दूर की बातें जो सोच नहीं सकते, मतलब उनकी बुद्धि छोटी है, मूर्ख है। और चाटुकारिता, चाटुकारिता क्या होता है कि अफसरों की नाजायज जायज मांग को मान लेना।
उसको कहते हैं चाटुकारिता। किसी की मिन्नतें करना, चापलूसी करते रहना, अर्थात वे अभी भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाई हैं। आज भी वो मानसिक तौर पर क्या है, अंग्रेजों के गुलाम लगते हैं। ठीक है, आज भी लगता है कि जो भारतीय सरकार तंत्र है या जो भारतीय और लोग हैं वो सारे क्या हैं, जो है सरकारी तंत्र के अभी भी अंग्रेजों की जो सोच है दी हुई है, उसी के हम गुलाम बने हुए हैं। तो ये उनकी चिंता इसी बात की है, बदहवासी उनमें इसी बात की है कि है अभी वो अंग्रेज हैं, हम उनके सामने थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो हमारी क्या है, इंसल्ट है, मतलब हमें उनका सम्मान करना ही करना है। ठीक है, तो ये चीज है जो उनके दिमाग में बैठ जाती है, चाहे वो अंग्रेज है लेकिन अभी भी हम उनको जो अपने आप में उनका गुलाम समझ रहे हैं उस अपने आप को। ठीक है, अब है नेक्स्ट कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। रानी एलिजाबेथ के जो दर्जी है उसकी परेशानी क्या थी। अब मैंने जो इसमें आपको वर्ड्स दिए हैं ना मार्क करके, ये सारे आपने लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेने एक बार कठिन शब्द में। ठीक है, ये वाले जो मार्क किए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है, रानी एलिजाबेथ के दर्जे की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे। मतलब जो रानी का दर्जी था जिसने रानी की पोशाक बनानी थी, उसकी परेशानी क्या थी और वो कहाँ तक सही थी। जो अपने काम में परफेक्ट होता है, ठीक है, उसको जरूर ये चिंता रहती है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, उसको ये हमेशा परेशानी मतलब होती रहती है कि अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। अब जो दर्जी है वो तो रानी का है, अगर वो रानी का दर्जी है तो उसको ज्यादा जिम्मेवारी महसूस हो रही थी, इसलिए वो परेशान था। अब उसकी परेशानी क्या थी, अब वो कहता है कि रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी ये सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेगी। इसका क्या मतलब है कि रानी ने पाकिस्तान भी जाना था, नेपाल भी जाना था, ठीक है, और भारत भी आना था। तो जब ये उसने ये यात्राएं करनी थी तो उसकी ड्रेस है तो वो भी खास होनी चाहिए थी। तो अब उसको इस मौसम की जानकारी नहीं थी कि भारत में जो है मौसम कैसा होगा, रानी की कैसी ड्रेस बनाई जाए, और पाकिस्तान के जो है जाएगी तो उसमें मौसम कैसा होगा, तो उसकी जो है जानकारी नहीं है। नेपाल का पहनावा ओढ़ना कैसा है, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि भारत पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान और नेपाल के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। अब व्यक्तित्व मतलब जैसी उसका दर्जा था रानी का, तो रानियों जैसी पोशाक पहननी जरूरी थी उसके लिए। वैसा जैसा भारत में रानी जो है रानियां महारानियां पहनती हैं वैसे उसके वस्त्र होने चाहिए, उसके जो है गहने भी वैसे होने चाहिए। तो इस तरह से भारत की पोशाक क्या होगी, नेपाल की पोशाक क्या होगी और पाकिस्तान जाते समय उसकी पोशाक क्या होगी। तो उसके लिए ये था कि उसकी पोशाक उसके व्यक्तित्व से भी मेल खानी चाहिए थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि हम जो है अपने आप को, अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब रानी है तो रानी जैसा पहनेगी जैसा देश होता है वैसा वेश होता है। तो वो अपने इंग्लैंड को कैसे रिप्रेजेंट करती है बाकी देशों के सामने, इस बात का भी उसके ऊपर जो है दर्जे के ऊपर जिम्मेवारी थी। अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। और वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती है, अब आगे ना उसकी जिम्मेवारी की बात, चाहे कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपनी जिम्मेवारी निभाता है, जिम्मेवारी से काम करता है, तो उसके काम की हर जगह प्रशंसा होती है।
अगर उसकी जिम्मेवारी में थोड़ी सी भी जो है चूक हो जाए, थोड़ी सी भी गलती हो जाए, चूक क्या होता है, थोड़ी सी भी गलती अगर हो जाए तो उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है इंसल्ट महसूस होती है। इसी तरह से वो जो है इसी तरह से जो है रानी के क्रोध का उसे सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसको रानी के क्रोध का सामना ना करना पड़े इसलिए उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, यही उसकी परेशानी थी। नेक्स्ट है, मैम हरलीन और श्रुति को ऐड कर दो। हाँ बेटी कर। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लग गया। ठीक है, अब नई दिल्ली का काया पलट क्यों हो गया? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने के संकेत पाते ही नई दिल्ली का काया पलट हो गया। करण सिंह जल्दी आया करो बेटे क्लास में। फिर है, नई दिल्ली का काया पलट होने लग गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने के संकेत पाते ही नई दिल्ली है बिल्कुल बदल गई। ठीक है, और उसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे, जैसे जैसे कि पूरी दिल्ली में शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई। अब जब मोदी जी ने आना था चंडीगढ़ में तो आपने देखा था ना कि पूरे चंडीगढ़ की साफ सफाई हो रही थी। ठीक है, और पूरे चंडीगढ़ की सड़कें हैं, रूट है, गलियां हैं, पेड़ पौधे हैं, एक दिन में जो है पौधे लग गए थे, एक ही दिन में सड़कें साफ हो गई थी, एक ही दिन में रंग रोगन हो गया था। और फिर मोदी जी ने जिस जिस रूट पर जाना था उस रूट पर जो है सारे सारे जो हैं रास्ते जो हैं वो चेंज कर दिए गए थे, आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह से जब रानी ने आना था तो शहर में क्या क्या हो रहा था, पूरा दिल्ली शहर जो उसकी पूरी साफ सफाई के लिए पहले ही प्लान बन गए कि कौन कौन से रास्ते से रानी ने आना है और कौन कौन से रास्तों से रानी ने जाना है। तो पूरे शहर की उन्होंने क्या कर दी, साफ सफाई कर दी। पूरे शहर में रूट बना दिए, इस तरफ से जाना है, इस तरफ से जो है सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, इस तरफ से ट्रैफिक वाले रहेंगे। तो ये सारा प्लान उन्होंने पहले ही तैयार कर दिया। फिर दूसरा, इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ सफाई रंग रोगन करके उन्हें सजाया संवारा गया। अब क्या हुआ कि इमारतें, जितनी भी पुरानी इमारतें थी उनको क्या किया गया, पुरानी इमारतों पर जमी जितनी भी धूल मिट्टी थी, जितनी भी धूल मिट्टी थी, ठीक है, इनकी साफ सफाई की गई, रंग रोगन करके उनको चमका दिया गया, सजा दिया गया, संवार दिया गया। कौन सी इमारतें थी ये, सारी सरकारी इमारतों पर, सरकारी इमारतों का रंग रोगन करके उनको सजा दिया गया, जहां जहां से जो है रानी ने, जहां जहां पर रानी ने जाना था, ये दिखाने के लिए कि उनकी तैयारी में हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। फिर नेक्स्ट है, रानी के आवागमन के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की गई होगी। आवागमन क्या होता है, आवागमन का अर्थ होता है आना और जाना। आवागमन क्या होता है, आना और जाना। आवागमन के जो रास्ते हैं वहां पर लाइटें हैं, जितनी भी टूटी फूटी लाइटें उनकी मरम्मत करवा दी गई और सरकारी इमारतों पर सजावट की गई। ठीक है, और जो आने जाने के अंदर के रास्ते हैं या बाहर के रास्ते हैं वहां पर प्रकाश किया गया, और सिर्फ उन्हीं रास्तों को जो है चमका दिया गया जहां रानी ने जिस दफ्तर में जाना था, जिस दफ्तर से निकलना था। ठीक है, फिर है सड़कों के नाम की पट्टी। अब क्या हो गया, सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया। सड़कों के नाम थे जहां पर रेलिंग लगी हुई थी और क्रॉसिंग थी, आने जाने के जो एरो लगे हुए थे।
और जो रेलिंग लगी, रेलिंग क्या होता है, जब पार्कों के आसपास या सड़कों के आसपास लोहे की जो है वो बना दी जाती है दीवारें, लोहे लगा करके एक दीवार की तरह रास्ता बना दिया जाता है। तो उसको उन वहां पर पट्टी लगाई गई, पट्टी लगाते हैं जब ये ट्रैफिक वाले होते हैं, ये अपनी पट्टियां लगा देती है ना, इनके निशान होते हैं अलग अलग रेलिंग का और क्रॉसिंग का, मतलब जितने भी ये ट्रैफिक के नियम होते हैं वहां पर सारे जो है दिखा दिए गए पेंट करके। और टूटी सड़कों की मरम्मत की गई, जितने भी सड़कें थी टूटी फूटी थी उनकी मरम्मत की गई, उनको ठीक ठाक करके जो है नया बना दिया गया। स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होंगी। अब रानी आ रही है तो उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना सबसे जरूरी चीज है। तो उनकी जो उनकी ड्यूटियां लगा दी गई, सरकारी जितने भी मुलाजिम है ये फौज के हैं, पुलिस के हैं, तो इनकी अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई रास्तों पर। जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा, उनके रानी ने जहां से आना, जहां से एंटर करना है, जहां से बाहर जाना है, वहां पर क्या किया गया, जो है वेलकम के वो बोर्ड लगाए गए, उनके स्वागत के द्वार बनाए गए। फिर मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। अब इसका ध्वज लहराना जरूरी होता है, जिस देश की महारानी आ रही है, जिस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं, उसका ध्वज 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 मतलब झंडा, उसका ध्वज हम अपने जो है अपने देश में लगाते हैं। सरकारी जो बिल्डिंग है जहां पर उसने आना था वहां पर वो ध्वज भी लगाया गया। मार्ग मतलब रास्ते पर, जहां जहां से रानी ने आना था वहां पर भारत का झंडा था और इंग्लैंड की महारानी का झंडा जो है इंग्लैंड का झंडा लगाया गया होगा। फिर राजपथ के दोनों और फूल पौधे लगाएंगे। राजपथ का जो सरकारी रास्ता था वहां पर क्या हो गया, फूल और पौधे लगाए गए, जितने भी रास्ते थे, ठीक है, वहां पर पेड़ पौधे लगा दिए गए, एक ही दिन में उगा दिए गए थे, ठीक है, यहाँ पर तो। और वहां कहीं और से ला करके जो फूलों का इंतजाम किया गया, रास्तों को सजाया गया, दोनों तरफ वो लगा दिए गए, गमले लगा दिए गए, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए। जितनी देर के लिए रानी ने आना था तब तक तो उन्होंने जो है साफ सुथरा ही रहना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का वर्णन का दौर चल पड़ा है। आज की पत्रकारिता का मतलब क्या है, आज की पत्रकारिता का मतलब है कि आजकल जो समाचार पत्रों में, मैगजीनों में जितने भी मशहूर जो है पत्रिकाएं आ रही हैं, मैगजीन आ रही हैं, एड्स आ रही हैं, टीवी के थ्रू हो, चाहे वो रेडियो के प्रसारण के माध्यम से हो, टीवी के प्रसारण के माध्यम से हो, या जितने भी चर्चित चैनल है उनके माध्यम से हो। पत्रकारिता में आता है न्यूज़पेपर हो गए, पैम्फलेट हो गए, ये जो दिए जाते हैं, एड दी जाती है, ठीक है ना। तो उनमें चर्चित हस्तियों का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टार्स हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो खेल जगत के हों, चाहे वो फिल्मी जगत के हों, चाहे वो इसके राजनीति के हों, चाहे वो इसके राजघरानों के हों, तो उनके पहनावे और खान पान संबंधी आपने देखा होगा, हर एक जो है स्टार का इंटरव्यू आने लग जाता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कब कब जिम करता है, कब कैसे कपड़े पहनता है, कैसी उसकी डाइट है। तो ये सब चीजें जो है इंटरव्यू में जो है या पत्रिकाओं में छपने लगी है। आजकल आपने सब जगह देखा, अखबारों में, मैगजीनों में, और उसमें भी आपने देखा है कि इंटरव्यू में साक्षात्कार होती है जो, उसमें भी बहुत सारे जो हैं ये छपने लगे हैं, उनके इंटरव्यू और उनकी आदतें। अब वो कहता है कि इस यहाँ से उसने प्रश्न उठाया कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है। अब आपको क्या लगता है, जो भी इंटरव्यू देता है या जो भी अपनी अपनी आदतें,
अपना खान पान, अपना पहरावा, अपने डिजाइनर, अपने जो हैं ये डाइटिशियन होते हैं, इनके बारे में जो भी बातें बताते हैं, क्या हमें उनको आंखें मूंद कर मान लेना चाहिए या उसके बारे में हमारी सोच क्या कहती है? अब है कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। वह अनावश्यक है। अनावश्यक क्या है? गैर जरूरी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्र हित के लिए अनुकूल नहीं है। जो इस तरह के इंटरव्यूज आते हैं या छपते हैं वो राष्ट्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि यह सस्ती पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। सस्ती पत्रकारिता मतलब किसी का इंटरव्यू लिया और उसको छाप दिया, और जो हमारे नौजवान पीढ़ी है, लड़के हैं लड़कियां हैं, वो इसको पढ़ करके वैसा ही स्टाइल अपनाने लग जाती हैं। तो ये सबकी जो है आदतें हैं, जो जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल अपनाया है, वो तो पैसे के दम पे है। वो अपने लिए अच्छा भोजन खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े, अच्छा भोजन खाते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। उनके पास अपने ब्यूटिशियन है, डाइटिशियन है, उनके पास अपने जो है अपने उनके वो होते हैं नौकर चाकर, बावर्ची और अंगरक्षक, सब कुछ वो बना करके अपने साथ साथ चलती हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका सशक्त होना आवश्यक है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो समाज के प्रहरी हैं, कौन है समाज के प्रहरी? पत्रकार, ठीक है। और दूसरा कौन है? ये जितना भी टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, पत्रकार हैं, जितने भी अखबार हैं, ये सारे कौन है? हमारे अधिकारों के, समाज के अधिकारों के प्रहरी हैं। मतलब कोई अगर गलत करता है तो भी छपता है, अगर कोई सही करता है तो भी छपकर हमारे पास आता है, कोई भी न्यूज होती है वो हमारे पास आती है। तो इस तरह से जो है, इस तरह है, इससे जो समाज के अधिकारी हैं उनका ये फर्ज बन जाता है कि हमारे सामने या हमारे समाज और हमारी युवा शक्ति के सामने वो इस तरह के गलत ढोंगी लोगों के जो है साक्षात्कार ना छपे, क्योंकि इनका असर है वो बच्चों पर पड़ता है, वो वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन असलियत क्या होती है? असलियत ये होती है कि वहां तक पहुंचने में उनकी बहुत मेहनत लगी होती है। तो वो चीजें दिखाना ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरह से मेहनत करके, ठीक है, किस दौर से गुजर के वो वहां तक पहुंचे हैं। तो इनका ये फर्ज बन जाता है, समाज के जो प्रहरी हैं इनका ये लोकतंत्र में, खास करके जहाँ शासन किसका है? लोकतंत्र का, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो यहाँ पत्रकारिता का जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में बच्चों को जो है सही आईना दिखाए। इनको इनकी जो है ऐसी आदतें जो कि बच्चे गलत ढंग से भी अपनाना चाहेंगे कि वैसे हेयर स्टाइल, वैसे ब्रांडेड कपड़े, चाहे वो उनका पेरेंट्स अलाउ करें या उनके बस में है या नहीं है, उनको अपनाने लग जाती हैं। तो इस तरह की पत्रकारिता है जो समाज को क्या करती है? गलत दिशा देती है। तो समाज के लोगों को ये चाहिए कि ऐसे लोगों का जो है, ऐसे लोगों के साक्षात्कार, जैसे लोगों की डाइट है, जो प्लान है, वो ना छापे और बच्चों को असली असली जो उनकी मेहनत है उसके बारे में जाकर के समझाए और उसके बारे में छाप करके इनको बताए, ताकि ये आने वाले जीवन में मजबूत बन सके। ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसका एक और प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट है इसका 4.2 है। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को दिग्भ्रमित करती है। क्या करती है? पाठकों को दिशा भ्रमित करती है, मतलब उनका जो रास्ता है उसको
गलत दिशा में ले जाती है और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके ऊपर क्या करती है, बुरा असर डालती है। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की शिक्षा दे रही है। अब जो नौजवान पीढ़ी है उसको कैसी शिक्षा देती है कि वो उनकी नकल करती है और गलत ढंग से जो है पैसे का इंतजाम करती है और वो गलत तरीके से अपना जो है रहने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का तरीका वो अपना लेते हैं। फिर युवा पीढ़ी उसे फैशन के रूप में अपनाकर क्या करती है, युवा पीढ़ी उसे फैशन के रूप में अपना लेती है। अब फैशन के रूप में अपनाने लगी है इस चीज को, युवा पीढ़ी उसको फैशन के रूप में अपनाती है और सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। चाहे उसकी जेब अलाउ करती है नहीं करती, फिर भी वो जो है फिर भी वो ये कोशिश करती है कि हम वैसा स्टाइल अपनाएं, चाहे वो रहने का हो चाहे खाने का हो, और अपना समय भी नष्ट करती है और धन भी खर्च करती है। और राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में ना हो, जो हित में ना हो करके हित में ना हो, ताकि लोगों को पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, ना कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए। ये नहीं है कि पत्रकारिता है जो गलत तरीके से चलती रहे और जो देश के नागरिक हैं वो गलत रास्ते पर चलते रहे। पत्रकारिता भी गलत रास्ते पर चल रही है और उसे पढ़ करके जो देश के नागरिक हैं वो भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो ऐसी पत्रकारिता है जो छापती है उनका खाना पीना, उनके पहनावे, उनकी आदतें। इन चीजों से क्या होता है, सारी जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते पर चलने लग जाती है। और जो देश के जो हमारे रक्षक हैं, जैसे पत्रकारिता है, मीडिया है, ये सारी चीज सब लोग भी गलत रास्ते पर चली जाती हैं और लोकतंत्र का यहाँ पर क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है। ठीक है, अब आपने जो है ये क्वेश्चन आंसर 4.2 तक आपने करने हैं। इन क्वेश्चनों को आपने लिखना है और इनको याद करना है। दूसरा, इनके जो कठिन शब्द मैंने आपको बताए हैं, कुछ तो मैंने मार्क कर दिए थे, ठीक है, और कुछ जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें स्पेलिंग थोड़े से जो है आपको करने पड़ेंगे, इसको करने पड़ेंगे इनको, जैसे चर्चित हस्तियां, ठीक है, और उसके बाद है लोकतंत्र, मुख्य स्तंभ, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो इनको आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण, ऐसे, ठीक है, इनको कर लेना है। और इसमें मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं आपको वर्ड्स। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना काम आपने कर लेना है, ठीक है। और ये क्वेश्चनों को आपने लिख भी लेना है साथ साथ, ये ना हो कि आपका वो काम है जो रह जाए। और एक्टिविटी के लिए मैं फिर हर क्लास में आपको याद कराऊंगी कि एक्टिविटी मैंने आपको दी हुई है तो वो आप लोगों ने बना करके जो है अपने पास रख लेनी है। फिर मैं आपको सबमिट करने के लिए बता दूंगी कि आपने किस दिन सबमिट करानी है, ठीक है। तो अब आप इन क्वेश्चनों को लर्न भी कर लेना, चैप्टर की रीडिंग एक बार कर लेना। तो चैप्टर वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फिर भी अगर आपको चैप्टर की रीडिंग कर लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब है, चलिए जी।